तो यहाँ पर हमारे लिए समझने में एक बात आनी जरूरी हो जाती है कि जब राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ होंगे तो उस राजनीतिक आंदोलनों के अंदर जो योगदान है वो किसी एक या दो या कुछ सीमित व्यक्तियों तक नहीं रह सकता, क्योंकि राजनीतिक आंदोलन का एक जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो यही होता है कि ये बड़े वृहद स्तर पर होना जरूरी है। इसके पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की ताकत होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए उस किसी भी देश के अंदर जहां पर राजनीतिक आंदोलन जो है वो धरातल पर आ रहे हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए, जन जागरण होना चाहिए और राष्ट्रवाद की जो भावना है वो सर्वाधिक रूप से होनी चाहिए। तो फिर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर राजनीतिक आंदोलनों, तो भारत के अंदर जो राजनीतिक आंदोलन हुए हैं तो उससे पहले भारत में क्या हुआ होगा, राष्ट्रवाद का उदय हुआ होगा, तभी जाकर के जो है वो राजनीतिक आंदोलन जो है एक सफल तरीके से अपनी बात को सरकार के आगे रख सकते हैं। तो फिर हमें सबसे पहले यहाँ पर ये अध्ययन करना है कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है उसके क्या कारण रहे होंगे। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आ गई राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के उदय के कारण। देखिए सबसे पहले तो राष्ट्रवाद को ही समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद का तात्पर्य हम उस शब्द से ले रहे हैं जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जो भावना है वो क्षेत्रीय भावना से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वो क्या है, पूरे राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहता है, पूरे राष्ट्र का जो विकास देखना चाहते हैं वही भावना क्या है, राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। ठीक बात है। तो आगे बढ़ते हैं जिसमें हमने सबसे पहला बिंदु लिया है शोषणकारी आर्थिक नीतियां, अर्थात हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी शासन की। और अंग्रेजी शासन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम वहां से शुरू करते हैं जब से उन्होंने राजस्व प्राप्त करना शुरू किया है, यानी कि एक प्रदेश के ऊपर अपना प्रशासन जो है वो उन्होंने प्रारंभ किया है। और ये घटना हमारे पास में आ जाती है बक्सर के युद्ध के बाद के अंतर्गत, यानी कि 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद में बंगाल के अंदर जो है इन्होंने अपने आप को पूर्ण तरीके से क्या कर लिया है, स्थापित कर लिया है। इसके अलावा मद्रास के अंदर इनका शासन कायम होता है, इसके अलावा बंबई के अंदर भी इनका शासन अंग्रेजों का कायम हो जाता है, यानी कि 3 प्रेसिडेंसियां जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर निर्माण कर ली जाती है 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते। ठीक बात है, जिसमें हमने बात करी है बंगाल, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों के बारे में। इन प्रेसिडेंसियों के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, भारत का आर्थिक शोषण किया है, भारत के लिए क्या किया है, शोषणकारी नीतियां बनाई हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि आर्थिक शोषण के लिए इन्होंने जो राजस्व वसूला जाना था उसके क्रियान्विति के लिए कई सारी जो है इन्होंने यहाँ पर योजनाएं बनाई थी, जिसमें हम बात कर लेते हैं स्थायी बंदोबस्त की। किसकी बात करते हैं हम, स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं हम कहते हैं। इसके अलावा भी इन्होंने महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। कौन सा बंदोबस्त लागू किया, महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया इन्होंने। ठीक बात है। उसके बाद में देख लेते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त। उसके बाद में कौन सा आता है, इस्तमरारी बंदोबस्त, है ना। तो ये कुछ ऐसी नीतियां थी जिनके द्वारा क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों का आर्थिक शोषण किया गया था। अब अगर हम आर्थिक शोषण की बात करें तो इन सब नीतियों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, भारत का आर्थिक शोषण किया था। जिसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला बिंदु अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाता है लगान। क्या बिंदु आ जाता है, जो उन्होंने लगान की दर तय की थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा थी, हाई थी, मतलब कि उच्च लगान की दर जो है वो इनके द्वारा भारतीयों से वसूल की जाती थी। तो उच्च लगान की जो दर है ये वसूल कर रहे हैं, इससे क्या समस्या हो रही है, देखिए इससे जो कारण है, जो प्रभाव पड़ना है वो ये हो रहा है कि यहाँ से भारत के अंदर जो पहले गांव हुआ करते थे वो होते थे आत्मनिर्भर। कैसे होते थे, आत्मनिर्भर गांव होते थे। लेकिन अब जो है आत्मनिर्भर गांवों की क्या हो रही है, गांवों की समाप्ति हो रही है। आत्मनिर्भर गांव अब बचे नहीं हैं। किस कारण से, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण से। तो हमने पहला बिंदु लिया लगान की जो है उच्च दर। जैसे कोई भी बंदोबस्त हो गया हो, चाहे पंजाब के अंदर लागू किया गया हो, चाहे मद्रास बंबई के अंदर लागू किया गया हो, चाहे बंगाल के अंदर लागू किया गया हो, अंग्रेजों के प्रत्येक बंदोबस्त की एक जो मुख्य और समान रूप से बात देखी जाती है वो ये होती है कि लगान की उच्च दर, अर्थात अधिक से अधिक ये क्या करना, प्राप्त राजस्व जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने ये जो है लगान की दर जो है वो कैसी रखी, सबसे ज्यादा रखी है, उच्च रखी है। इस वजह से जो अधिशेष उत्पादन है या जो किसानों का उत्पादन के अंदर जो फायदा है वो यहाँ पर बिल्कुल रहा नहीं है। यहाँ तक कि तो उनके स्वयं के उपभोग के लिए भी चीजें कम पड़ रही है, खाद्यान्न कम पड़ रहा है, टैक्स के रूप में क्या किया जा रहा है, इनसे बहुत ज्यादा जो है वो कर वसूल किया जाता है। तो ये कारण रहा है जिस कारण की वजह से क्या हुआ है, राष्ट्रवाद का उदय हुआ है कि भाई ये विदेशी है इसलिए हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, इतना शोषण की जो है वो नीतियां लागू कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए
ये तो आपका आ गया पहला बिंदु, जिसके अंतर्गत हमने देखा लगान की दरों के बारे में। उसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं दूसरे बिंदु के बारे में। तब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया है। कौन सी? व्यावसायिक फसलों का उत्पादन। तो व्यावसायिक फसलों का जब इन्होंने उत्पादन किया तो उससे भी किसानों को जो है वो नुकसान ही है। व्यावसायिक फसलों का ये क्या करते हैं, यहाँ पे उत्पादन है वो उस पर दबाव डालते हैं, उस पर जोर देते हैं, उत्पादन पर जोर जो है वो इनके द्वारा दिया जाता है। देखिए, व्यावसायिक फसलों के उत्पादन पर जोर देने से किसानों को क्या नुकसान हुआ उसमें समझते हैं। देखिए, व्यावसायिक फसल को सबसे पहले समझें तो ये कौन सी हो जाएगी, जैसे कि बात कर लेते हैं हम कपास के बारे में, ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं जूट के बारे में, या फिर हम बात कर लेते हैं चाय उद्योग, कॉफ़ी का जो है वो हो गया। यानी कि ये जो फसलें जिसका क्या है मार्केट के अंदर दाम ज़्यादा मिले और यहाँ से खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो क्या होता है, कम होने लगता है, और व्यावसायिक फसलों के ऊपर जो है इनके द्वारा दबाव डाला जाता है कि भाई आप ये कार्य कीजिए। नील की खेती जो है वो भी इसी उदाहरण के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। यानी कि इन्होंने बाजार के अंदर बेची जा सकने वाली, आसानी से बिकने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने पर क्या दिया है, अंग्रेजों ने जोर दिया है। जबकि किसानों के लिए क्या चाहिए है, खाद्यान्न की जो वस्तुएं चाहिए थी उनको है ना उन्होंने निरुत्साहित किया है। प्रोत्साहित करने के बजाय क्या कर रहे हैं, वो उसे हतोत्साहित कर रहे हैं। तो इस कारण की वजह से भी क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है, क्योंकि यहां पर किसानों का शोषण हो रहा है। इसके अलावा देखिए एक और हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर अंग्रेजों ने लागू किया है जंगल कानून। क्या लागू किया है? जंगल कानून लागू किया। अब देखिए जंगल कानून क्या है इसको समझते हैं। तो ये जो जंगल कानून लागू किया इसका मतलब ये हो गया कि अब जो वनों की भूमि है, जो जंगली वन है, उनकी जो भूमि है जहाँ पे आदिवासी लोग निवास किया करते हैं, उस भूमि के ऊपर अब अधिकार किसका है? अब अधिकार ब्रिटेन का हो जाएगा, अर्थात ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम उस भूमि का भी अब उपयोग नहीं कर पाएंगे, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद है उसको भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगी, यहाँ तक कि जो चरागाह के लिए भूमि प्रयोग में लाई जा रही थी, जो वनों की भूमि है, उसको भी हम प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। तो जो जंगल कानून बने, इस जंगल कानून के कारण क्या हुआ, वन के जो उत्पाद है, वन के जो उत्पाद है, वन उत्पाद पर अधिकार हो गया किसका? ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, वन उत्पादों पर क्या कर लिया इन्होंने? अधिकार कर लिया। उसके अलावा हमने क्या कहा, जो चरागाह भूमि है, ठीक है, जो चरागाह भूमि है उस पर भी क्या कर लिया इन्होंने? अधिकार कर लिया। तो अब अपने पास तो चरागाह भूमि भी बची नहीं। ठीक बात है। तो ये कुछ कारण हो गए जंगल कानून वगैरह। इसके अलावा भी हम देखते हैं यहाँ पर एक और कारण मिल जाता है हमें इसी के अंतर्गत, शोषणकारी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत ही, कि जो भारत का प्रमुख उद्योग था उस समय वो था वस्त्र उद्योग। कौन सा था? वस्त्र उद्योग। तो इस वस्त्र उद्योग पे कर लिया इन्होंने अधिकार। क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया, और भारत का जो वस्त्र उद्योग है उसे बर्बाद कर दिया है। यानी कि अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन व्यावसायिक जो फसलें हैं इनके उत्पादन को प्रोत्साहन देते हुए भारत को जो है वो कच्चे माल के उत्पादन का जो है वो देश बना दिया। ठीक बात है। तो भारत से प्रोडक्शन जो है वो तो बंद हो गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त करते हैं ये लोग, यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, कच्चे माल को लेकर जाते हैं इंग्लैंड, और वहाँ से तैयार माल को एक मंडी के रूप में जो है वो भारत के अंतर्गत इस्तेमाल करते हुए यहाँ ला करके वो क्या कर रहे हैं, उसको पुनः बेच रहे हैं। तो ये जो व्यापार की अस्वस्थ जो प्रक्रिया है ये इन्होंने यहाँ पर प्रारंभ कर दी। यानी कि वस्त्र उद्योग की क्या हो गई, इससे वस्त्र उद्योग की इससे हम क्या समझ लेते हैं, बर्बादी समझ लेते हैं। ठीक बात है। यानी कि भारत जो है अब क्या हो गया है, यहाँ पे कच्चे माल का उत्पादक बन गया है। ठीक बात है, कच्चे माल का उत्पादक बन गया है। इसके अलावा क्या है, वो इसका यूज करते हैं एक मंडी के रूप में। ठीक है, मंडी के रूप में उपयोग। ठीक बात है। तो मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया भारत को, जहां पे यूरोपियन माल को क्या किया जा सके, यहां पर ला करके बेचा जा सके। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत हमने शोषणकारी आर्थिक नीतियों के पहले बिंदु की बात की, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि उच्च लगान की दर है, इस वजह से किसान परेशान थे। फिर हमने कहा कि व्यापारिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस वजह से किसान परेशान थे। तीसरी बात हमने करी, जंगल कानून इन्होंने लागू कर दिए, यानी कि अब जो वन उत्पाद है उनके ऊपर अपना अधिकार नहीं रहा, उस पर किसका अधिकार हो गया है, वो सब
सब कुछ ब्रिटेन के अधीन में आ गया। फिर हमने बात की, इन्होंने वस्त्र उद्योग की क्या कर दी, बर्बादी कर दी। भारत को एक कच्चे माल के उत्पादक देश के रूप में स्थापित कर दिया और मंडी के रूप में स्थापित कर दिया, जहां पे जो है वो यूरोपियन माल को ला करके बेचा जा सके। तो ये पहला कारण हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कारण आता है अपने सामने प्रशासनिक एकीकरण, और दूसरा काम आता है आपके पास यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो प्रशासनिक एकीकरण है वो क्या कार्य रहा है। प्रशासनिक एकीकरण क्या किया इन्होंने संपूर्ण भारत के अंतर्गत क्या किया है, अपने स्वार्थ की वजह से, भारतीयों के किसी फायदे के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए संपूर्ण भारत के अंतर्गत एक भारत को एक साथ प्रशासन चला सकने की सुविधा की दृष्टि से इन्होंने क्या किया है, एक समान न्याय व्यवस्था और एक समान जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था पूरे भारत के अंतर्गत ये क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो इससे भारतीयों को क्या फायदा हो रहा है, भारतीयों का जो आपसी संपर्क है एक ही शासन व्यवस्था से संचालित होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। जो उनकी समस्या है वो हर एक भारतीय की समस्या है, अर्थात एक ही शासन व्यवस्था की जो समस्या होगी तो सबके लिए समान होगी। इसलिए भारतीयों के बीच में क्या हो रहा है, आपसी संपर्क बढ़ रहा है और वो एक इसका कारण बनता है, राष्ट्रवाद के उदय का कारण। तो प्रशासनिक एकीकरण के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि जो संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत के अंदर इन्होंने क्या किया है, संपूर्ण भारत में एक समान न्याय व्यवस्था लागू करी है, एक समान न्याय व्यवस्था लागू करी है, एक समान न्याय व्यवस्था। इसके अलावा क्या है, न्याय व्यवस्था, और साथ साथ में क्या कर रहे हैं, प्रशासन भी जो है वो भी एक ही जैसा यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो एक समान न्याय व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था जो है वो लागू करते हैं। ये लागू हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के लिए फायदा दे रही है, प्रत्यक्ष रूप से तो क्या कर रहे हैं, ये अंग्रेज अपने स्वार्थ की वजह से ये कार्य कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। देखिए यातायात के साधनों की बात करें तो हम यहाँ पर भारत में देख लेते हैं, इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे इन्होंने रेलवे की जो है वो स्थापना करी है। ठीक बात है, तो ये हो गया आपके रेलवे की स्थापना। फिर हम संचार के साधनों की बात करें तो इन्होंने भारत के अंदर डाक तार जो व्यवस्था है इसको यहाँ पर प्रारंभ किया है। ठीक है, डाक और तार की व्यवस्था जो है वो भारत के अंदर ये प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात देखने को मिलती है कि रेलवे की स्थापना करी है, इससे यातायात के साधन बढ़ गए हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच पाना अब कम समय के अंदर ही पहुँच पाना संभव हो गया है। ठीक बात है। दूसरी चीज़ देखते हैं, डाक और तार की व्यवस्था करी है अंग्रेजों ने, ये भी इन्होंने अपने कार्य के लिए ही करी है, अपने फायदे के लिए करी है, क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ा विशाल प्रदेश है और इस विशाल प्रदेश के ऊपर यदि उन्हें केंद्रीय शक्ति के द्वारा नियंत्रण रखना है तो वो क्या करना चाहिए, उनको डाक और तार की व्यवस्था भारत के अंतर्गत करनी पड़ी। लेकिन इन दोनों की वजह से ही भारत के अंदर राष्ट्रवाद का भी उदय में योगदान इन दोनों बिंदुओं का हमें मिल जाता है। किस तरीके से, देखिए रेलवे की जो स्थापना हुई है इसने पूरे भारत को जो है वो एक दूसरे के नज़दीक ला दिया, यानी कि भारतीयों में एकता का जो कार्य है, भारतीयों में जो संपर्क बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, भारतीयों में आपसी संपर्क जो है वो किसकी वजह से, इस रेलवे की वजह से जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। भारतीयों में आपसी संपर्क में क्या हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इस आपसी संपर्क के बढ़ने की वजह से भी क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। डाक और तार व्यवस्था की बात करें तो भारत के अंदर भी विभिन्न राजनीतिक संगठन स्थापित हुए और उन राजनीतिक संगठनों ने भी इस सुविधा का क्या किया है, उपयोग किया है। अर्थात इस सुविधा का उपयोग अब जो है वो राजनीतिक संगठन अपने राजनीतिक आंदोलनों को बढ़ावा देने में कर रहे हैं। तो इसका मतलब डाक तार का उपयोग भी भारतीय राजनीतिक संगठन करते हैं। कौन करते हैं, भारतीय राजनीतिक संगठनों के द्वारा। ठीक है, भारतीय राजनीतिक जो संगठन यहाँ पर बनने वाले हैं उनके द्वारा भी इसका क्या किया जाएगा, संगठनों के द्वारा यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, के द्वारा उपयोग। ठीक बात है। तो ये बात हो गई कुल मिलाकर के इन दोनों बिंदुओं के द्वारा किस प्रकार से जो है वो राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत योगदान दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगले बिंदु के रूप में अपने सामने आता है प्रेस और साहित्य की भूमिका, और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत। किस प्रकार से हैं इसको समझते हैं। देखिए प्रेस और साहित्य, ये जो दोनों ही तत्व हमने लिखे हैं, दोनों ही तत्व जो है वो जन जागरण करने के लिए सबसे प्रमुख जो है भागीदारी निभाते हैं। किसके अंतर्गत, जन जागरण के कार्य के अंतर्गत। अब देखिए जन जागरण का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि लोगों को बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि ब्रिटिश शासन के जो दमनकारी जो नीतियाँ हैं, यानी कि
ब्रिटिश शासन की किन किन चीज़ों को जनता से अवगत करवाया जाएगा? ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति, किसका? दमनकारी नीति का लोगों के समक्ष किया जाएगा। दमनकारी नीति जो है वो लोगों के समक्ष रखी जाएगी कि भाई ब्रिटिश सरकार जो है वो इस प्रकार का कार्य कर रही है। इसके अलावा इनका क्या है, जो भारतीयों के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार है उसको भी क्या रखा जाएगा? जनता के समक्ष जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, जनता के समक्ष क्या रखा जाएगा? क्रूरतापूर्ण व्यवहार को। इसके अलावा आर्थिक जो शोषण कर रहे हैं, तो आर्थिक शोषण किस प्रकार से हो रहा है, जो जनता है भारत की उसको बताएगा कौन? आर्थिक शोषण इसको कौन बताएगा भारत को? ये ब्रिटिश शासन की जितनी भी कमजोरियां हैं, ब्रिटिश शासन के द्वारा जितने भी नाजायज फायदे भारत के अंतर्गत उठाए जा रहे हैं, उन सबको जनता को बताने वाला होगा कौन सा स्तंभ होगा? प्रेस और साहित्य होगा। इसके अंतर्गत हम कुछ समाचार पत्रों की बात कर लेते हैं जो उस समय जो है ये कार्य किया करते थे। तो ये समाचार पत्रों का योगदान तो सर्वाधिक माना गया है। समाचार पत्रों के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कई सारे उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण हम ले लेते हैं संवाद कौमुदी का। इसने जो है तत्कालीन समय के अंदर यहाँ पे जन जागरण का बहुत ज़्यादा जो है वो कार्य किया था। संवाद कौमुदी, ठीक बात है। इसके अलावा देखिए दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे एक समाचार पत्र आ जाता है आपके लिए, हिंदू पैट्रियोट। कौन सा आ जाता है? हिंदू पैट्रियोट जो है ये समाचार पत्र आ जाता है। इसने भी जन जागरण के अंदर महती भूमिका निभाई थी। इसके अलावा देखिए और मिल जाते हैं हमें यहाँ पे कई सारे उदाहरण, जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा हो गया? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका ये भी जन जागरण का प्रमुख माध्यम बन जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बंगाली। ठीक है, ये समाचार पत्र भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। हम बात करते हैं हिंदू के बारे में। किसके बारे में? हिंदू के बारे में। और फिर आगे चल कर के राजस्थान के अंतर्गत भी जो है वो कई प्रकार के जो है इस समाचार पत्रों का योगदान रहेगा, जिसको हम अगले वाले भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। राजस्थान केसरी आएगा, नवीन राजस्थान आएगा, तरुण राजस्थान आएगा, सब कुछ पत्र जो है इन समाचार पत्रों का कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भागीदारी रही है। अब रही बात साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कई सारे उस समय के कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने भी क्या किया है? राष्ट्रवाद को उदय करने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। जैसे कि एक हमें नाम मिल जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम मिलता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनके द्वारा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भारत दुर्दशा ग्रंथ लिखा है, भारत दुर्दशा। ठीक है, इसके अंतर्गत तत्कालीन समय के अंदर जो है और जो भारत का प्राचीन गौरव है, प्राचीन जो स्थितियां हैं, दोनों का तुलनात्मक रूप से वर्णन किया गया है। लोगों की जो है इसको पढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ प्रबल भावनाएं खड़ी हो जाती है। इसके अलावा भी कई सारे लोगों का नाम हमें मिल जाता है, जिसमें हम बात कर लेते हैं विष्णु शास्त्री चिपलूणकर की। किसकी बात करते हैं? विष्णु शास्त्री चिपलूणकर की बात कर लेते हैं। ठीक बात है, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। ठीक, इसके अलावा एक कई सारे लेखक मिल जाते हैं। गुलाम हुसैन जो अहमद हाली है उनका नाम मिल जाता है, अल्ताफ हाली जो है उनका नाम मिल जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर आ जाते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी आ जाते हैं। कई सारे जो नाम हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर राष्ट्रवाद के उदय के अंदर योगदान दिया गया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ये कई सारे नाम मिलते हैं जिन्होंने साहित्य लेखन के द्वारा क्या किया है, राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। ठीक बात। नेक्स्ट बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला बिंदु आता है अपने पास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की अगर हम बात करें तो इससे पहले वाले भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि भारत के अंदर जो है वो सामाजिक आंदोलन धार्मिक आंदोलन शुरू हुए, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि विभिन्न ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गई, एशियाटिक सोसाइटी हो गई, इसके अलावा यंग बंगाल आंदोलन हो गया, पारसी धर्म समाज के अंदर रहनुमाई माजदा यसन सभा हो गई, अलीगढ़ आंदोलन हो गया, अहमदिया आंदोलन हो गया। ये सारे जो आंदोलन है, इन आंदोलनों में भी क्या किया है, इन आंदोलनों ने भी समाज को विकसित किया है, सुदृढ़ किया है, एकत्रित किया है, और इस कारण से क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, जिसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट बात आती है जातीय भेदभाव की।
देखिए, अंग्रेजों के द्वारा काले और गोरे का भेदभाव किया जाता है, यानी कि उन्होंने जो गोरी जाति के लोग हैं अर्थात जो यूरोपियंस लोग थे उनको उन्होंने जो है जाति ये नस्लता के आधार पे उसको क्या माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है। और जो भारत के लोग हैं काले लोग हैं उनको उन्होंने क्या कहा है कि वो हमेशा गुलाम रहने के लिए ही बने हैं, गुलामी सहन करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। अर्थात वो जातीय भेदभाव करते हैं, काले और गोरे का भेदभाव करते हैं। यहाँ तक कि एक ही जो यातायात के साधन है जैसे रेल का हो गया तो रेल के एक ही डिब्बे के अंतर्गत भी बैठने नहीं दिया जाता था। तो यातायात का जो साधन है, यातायात के साधनों का भी उपयोग नहीं करने दिया जाता था। यातायात के साधनों का भी ये समान उपयोग नहीं कर सकते थे, साधनों का समान उपयोग जो है वो संभव नहीं था। आई बात समझ के अंदर? तो समान उपयोग क्या नहीं था, संभव नहीं था अंग्रेजी नीतियों के कारण से। ठीक है, तो इस वजह से भी भारत के अंदर क्या हुआ है, राष्ट्रीयता का उदय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा। जो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा है भारत के अंदर इसे लागू करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है मैकाले नामक व्यक्ति को। किसको देते हैं हम? मैकाले को। ठीक है, तो मैकाले ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा लागू की, अंग्रेजी माध्यम की जो शिक्षा है वो भारत के अंदर लागू की थी। और इनका उद्देश्य क्या है, एक ऐसे बौद्धिक वर्ग को तैयार करना है जिसकी सोच तो है अंग्रेजों के जैसी लेकिन चमड़ी है भारतीयों के जैसी, यानी कि भारतीयों को अंग्रेजीकरण के अंतर्गत जो है वो इनके फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये इस शिक्षा नीति का इनका क्या था, उद्देश्य था। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब एक मध्यम वर्ग का इस प्रकार का उदय हो रहा है, शिक्षित वर्ग का उदय हो रहा है, तो उसने जो है उन परंपराओं को सीखा है जो पाश्चात्य संस्कृति के अंदर प्रचलित है। यानी कि इंग्लैंड अमेरिका के अंदर जिस प्रकार की संस्कृति प्रचलित थी उसी प्रकार की संस्कृति जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, वो पढ़ा लिखा वर्ग अब भारत के अंदर भी स्थापित करना चाह रहा है। और इससे भी क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रवाद के उदय को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट बात आती है आपकी लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति के बारे में बात हम करने हैं। 1876 से लेकर के 80 तक की बात करने वाले। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा क्या इस प्रकार की नीति लागू की गई है जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का उदय में बढ़ावा होता है। तो देखिए यहाँ से हम समझते हैं कि जो लॉर्ड लिटन है उनके द्वारा एक तो कार्य किया गया था 1877 के अंतर्गत। कब किया गया है? 1877 में। और 1877 में इन्होंने आयोजन किया है दिल्ली दरबार का। किसका आयोजन किया है? दिल्ली दरबार का आयोजन। ठीक बात है, दिल्ली दरबार का आयोजन। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आ रही है, देखिए एक तरफ तो ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर, दिल्ली दरबार के आयोजन करने के ऊपर, जहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, अंग्रेज जो सम्राट है उसके स्वागत की तैयारियां यहाँ पर हो रही है और उनके मान सम्मान के लिए एक दरबार का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसी समय के अंतर्गत बात करते हैं भारत की स्थिति की, तो भारत में इस समय क्या पड़ा हुआ है, उस समय भयंकर जो अकाल है उसकी स्थिति है। किसकी स्थिति है भारत के अंतर्गत इस समय? भयंकर अकाल की स्थिति चल रही है। यानी कि यहाँ पर तो अकाल पड़ा हुआ है और ये क्या कर रहे हैं इस समय, पैसा खर्च कर रहे हैं दरबार का आयोजन करने के अंतर्गत। तो ये 1870 का जो दिल्ली दरबार की घटना है ये भी भारतीयों के अंदर असंतोष का कारण बनती है और राष्ट्रवाद के उदय को क्या करती है, बढ़ावा देती है। इसके अलावा देखिए इसने क्या किया है, लॉर्ड लिटन ने, बात करते हैं 1878 की। 1878 के अंदर इन्होंने एक एक्ट लागू किया था जिसका नाम मिल जाता है हमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या नाम मिलता है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक बात है, ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है इसके द्वारा क्या कर दिया गया था, इसके द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस पर प्रतिबंध लगाया गया था? समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। ठीक बात है, तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध यानी कि अभिव्यक्ति का भी जो माध्यम था उस पर भी क्या कर दिया इन्होंने, प्रतिबंध लगा दिया था, उस पर भी इन्होंने क्या कर दी, पाबंदी लगा दी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा। तो ये भी जो है समाचार पत्रों के द्वारा भी जो योगदान दिया जा रहा था राष्ट्रीयता के उदय के क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें अब और ज़्यादा बढ़ावा होने वाला है क्योंकि इसका भी क्या हो रहा है, जनता के समक्ष प्रचार हो रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का। इसके अलावा बात करते हैं 1878 की ही। 1878 में ही इसने, लॉर्ड लिटन ने एक और एक्ट लागू किया है भारत के अंदर, शस्त्र एक्ट।
कौन सा है? शस्त्र एक्ट। और इस एक्ट के तहत अब जो भारतीय लोग हैं वो शस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं, अपने घर के अंदर या अपने पास में जो है वो शस्त्र रख नहीं सकते थे। तो इसका भी क्या हुआ है, जनता के अंतर्गत जो है एक विरोध की स्थिति बनी है और राष्ट्रीयता के उदय का भाव यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये क्या होगी आपकी लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि उसने क्या किया है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया, लेकिन उस समय भारत के अंदर क्या है, बंगाल क्षेत्र के अंदर भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पैसे वेस्ट किए जा रहे हैं, जनता को ये दिख रहा है। दूसरा 1878 के अंदर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है, समाचार पत्रों के ऊपर भी प्रतिबंध, यानी अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उस पर भी प्रतिबंध इनके द्वारा लगाया गया। कई सारे पत्रों, समाचार पत्रों को जब्त कर लिया गया, उनकी जो है जमानत जब्त कर ली गई थी, उन्हें बंद कर दिया गया था। तो इस वजह से जनता में क्या होता है, राष्ट्रीयता का उदय होता है। शस्त्र एक्ट लाया गया 1878 के अंदर लॉर्ड लिटन के द्वारा, इसने भी क्या किया है, राष्ट्रीयता के उदय के अंतर्गत योगदान दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आता है आपका इल्बर्ट बिल विवाद 1883 के अंदर। तो देखिए समझते हैं ये क्या चीज़ रही होगी जिसकी वजह से राष्ट्रीयता का उदय हुआ है। तो जो इल्बर्ट बिल विवाद है, ये इल्बर्ट बिल पेश किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक बात है। पहली बात तो ये हो गई कि ये इन्होंने पेश किया। अब इसमें इस बिल के अंदर था क्या ऐसा, तो इस इल्बर्ट बिल के अंदर क्या लिखा गया है कि इल्बर्ट बिल के अनुसार अब जो जितने भी मामले हैं, चाहे वो यूरोपियंस लोगों के मामले हो, पहले नियम ये हुआ करता था कि यूरोपियंस लोग जो है, अर्थात अंग्रेजों के जो सैनिक मामले हैं या जो न्यायिक मामले हैं, वो कौन सा न्यायालय सुनेगा? सिर्फ और सिर्फ जो अंग्रेजी जज है वो ही सुनेगा, भारतीय जज जो है उस मामले को सुन नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये परिवर्तन हो गया था इल्बर्ट बिल के द्वारा कि भाई अब क्या कर सकेंगे, जो भारतीय न्यायाधीश है वो भी उस मामले को सुन सकेंगे। और इस बिल का क्या हुआ था, भयंकर विरोध हुआ था, घोर विरोध हुआ था। किसके द्वारा? जो गोरे लोग हैं उनके द्वारा, यानी कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा। और ये जो बिल है वो सभा के अंदर पास ही नहीं हो सका था। क्यों नहीं हो सका था? इनके विरोध के कारण। यानी कि हमने बात ये करी है कि इल्बर्ट बिल के द्वारा क्या है, भारतीय जो न्यायाधीश है, जो भारतीय जज है, वो क्या कर सकेंगे, अब अंग्रेजों के मामले जो है वो सुन सकेंगे, अंग्रेजों के मामले जो है वो सुन सकेंगे इस बिल के द्वारा। लेकिन अब क्या होगा, सुन तो सकेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका क्या हुआ है, विरोध हुआ है। और इसका विरोध हुआ, ठीक है, इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। और इस विरोध को किया किसने है? अंग्रेजों ने ये किया है विरोध। ठीक बात है। तो अंग्रेजों ने जब ये विरोध किया है तो इस विरोध के कारण जो है ये बिल पास नहीं हुआ, और इस कारण से लॉर्ड रिपन जो है यहाँ से इस्तीफा देकर के वापस भी चले गए थे। तो बिल क्या हुआ, पास नहीं हुआ। ठीक बात है। और ये बिल जब पास नहीं होता है तब भारतीयों को लगता है कि वास्तव के अंतर्गत यदि संगठित रूप से आंदोलन किया जाए, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है, अंग्रेजी जनता ने आंदोलन किया है, तो अब ये जो बिल है वो पास नहीं हो पाया था। तो यानी कि संगठित रूप से आंदोलन करके और सभी लोग मिलकर के यदि सरकार का विरोध करे तो क्या है, बात बन सकती है। तो इस इल्बर्ट बिल का प्रभाव भी पड़ा है भारतीयों के जनमानस के ऊपर, और इसने क्या किया है, राष्ट्रवाद के उदय के अंदर योगदान दिया है। नेक्स्ट आपका आता है विभिन्न राजनीतिक संगठनों की स्थापना। इसके बाद में इन सब कारणों से जो है वो प्रेरणा लेते हुए भारत के अंतर्गत भी कई सारे जो है राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई है। तो एक एक करके हम उन राजनीतिक संगठनों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कहा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये 1838 के अंतर्गत जो है वो स्थापित होती है कलकत्ता के अंदर। ठीक बात है। तो देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है ये एक जमींदारों का संगठन है। किसका है? जमींदार जो वर्ग है, जमींदार वर्ग का क्या है, संगठन है। ठीक बात है। पहली बात तो ये याद रख लेना, जमींदार वर्ग का संगठन है। ठीक है। यानी कि जमींदार वर्ग का मतलब हो गया, आप ये भी समझ सकते हैं कि जो धनी वर्ग है, ठीक है, पैसे वाले हैं, उनका जो ये एक संगठन है, धनी या जमींदार वर्ग का क्या है, ये संगठन है। इसके अलावा देखिए, इसके बारे में और दूसरा तथ्य हम जान लेते हैं कि ये भारत का ये प्रथम राजनीतिक संगठन है। भारत का क्या है, ये प्रथम राजनीतिक संगठन। ठीक बात है। भारत का प्रथम
राजनीतिक संगठन जो है वो कौन सा हो गया, ये हो गया लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, कलकत्ता के अंदर स्थापित हुआ है। इस लैंड होल्डर्स सोसाइटी की संस्थापकों की बात करें, किसकी बात करें, संस्थापक जो है यानी कि इसकी स्थापना करने वाले व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें नाम मिलते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं। एक नाम तो आपको मिल जाता है राधाकांत देव, किसके द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमें यहाँ पर एक नाम और मिल जाता है, वो है आपका द्वारिकानाथ, क्या नाम मिल जाता है, द्वारिकानाथ ठाकुर। ठीक बात है, द्वारिकानाथ ठाकुर। और इसके अलावा एक और नाम मिल जाता है प्रसन्न कुमार, क्या नाम मिलता है, प्रसन्न कुमार। ठीक है, प्रसन्न कुमार। ये कुछ व्यक्तियों के हमने नाम लिखे हैं, इनके द्वारा क्या किया गया, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1838 के अंदर कलकत्ता के अंदर। संस्थापकों के नाम है राधाकांत देव, द्वारिकानाथ ठाकुर और प्रसन्न कुमार। यानी कि याद रखना है हमको क्या, कि राधा जो है वो प्रसन्न कहाँ रहती है, द्वारिकानाथ के पास में प्रसन्न रहती है। सीधी सीधी बात है, राधा, प्रसन्न और द्वारिकानाथ। ठीक है, तो राधाकांत देव, द्वारिकानाथ ठाकुर और प्रसन्न कुमार, इनके द्वारा क्या की गई है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगला जो है संगठन बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हो रही है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो 1843 के अंतर्गत कलकत्ता में ये स्थापित हुआ है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और ये जो संगठन है इसमें भी भूमिका रहती है स्थापित करने में द्वारिकानाथ ठाकुर की। किसकी स्थापना, किसकी भूमिका है, द्वारिकानाथ ठाकुर की जो है वो यहाँ पे एक भूमिका मानी जाएगी। ठीक है, द्वारिकानाथ ठाकुर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और व्यक्ति इनके साथ में है, जॉर्ज थॉमसन। कौन है ये, जॉर्ज थॉमसन। ठीक बात है, जॉर्ज थॉमसन, इनके द्वारा भी यहाँ पर स्थापना में योगदान दिया जाता है। इसके अलावा देखिए एक और व्यक्ति यहाँ पर है, प्यारे लाल या प्यारे चंद्र मित्र। प्यारे चंद मित्र जो है वो भी यहाँ पर इसमें भागीदारी रखते हैं। तो कुछ व्यक्ति है जिनका हमने नाम लिखा है। इन व्यक्तियों के बारे में यदि मैं एक बात कहूँ तो ये कैसा वर्ग है, तत्कालीन बंगाल का शिक्षित वर्ग है। कौन सा वाला वर्ग है, ये शिक्षित वर्ग है। ठीक बात है, शिक्षित वर्ग। यानी कि एक पहला जो संगठन हमने पढ़ा वो संगठन क्या था, वो संगठन था आपका एक धनिक जमींदार वर्ग का संगठन। लेकिन अब ये जो हम संगठन पढ़ने जा रहे हैं दूसरा वाला, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 कलकत्ता के अंतर्गत, ये क्या है, ये एक शिक्षित वर्ग का समूह है। ठीक बात है। इसके बाद में हम अगली बात करते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी अगर हम बात करें कि ये कैसे बना है तो यहाँ हम ये कर लेते हैं कि जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना है इसके अंतर्गत हम जोड़ देते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी को। किसको जोड़ देते हैं, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम दो हमने संगठनों की बात करी है, इन दोनों संगठनों को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर मिला दिया गया है। इन दोनों को मिला करके अब क्या स्थापना हो गई है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो गई 1851 के अंतर्गत, कलकत्ता के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक बात और समझिए, ये जो संगठन स्थापित किया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसमें अब शिक्षित वर्ग भी आ गया और धनिक वर्ग भी आ गया। और ये जो है उस समय की सभी प्रेसिडेंसियों के अंदर जो है अपने संगठन की स्थापना करते हैं। मतलब कि सभी जो प्रेसिडेंसियां हैं उनके अंदर क्या करते हैं, अपने संगठन की स्थापना करते हैं सभी प्रेसिडेंसियों में। ठीक है। अब सभी प्रेसिडेंसियों के अंतर्गत का क्या मतलब हो गया, सभी प्रेसिडेंसियों में संगठन बनाते हैं। ये सभी प्रेसिडेंसियों में आ जाएगी आपकी बंगाल आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, बंगाल आ जाएगी। नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी आपकी, इसके अलावा मद्रास आ जाएगी। मद्रास के अलावा कौन सी आ जाएगी, इसके अलावा बम्बई भी आ जाएगी। ठीक है। इसके ये क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, सभी प्रेसिडेंसियों के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। ठीक, पहला बिंदु तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसके सदस्य कौन कौन रहे हैं और इसमें कौन कौन लोग शामिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तो आ जाते हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन आ जाते हैं, देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर। अब एक धनी वर्ग की बात कर लें तो धनिक वर्ग वाले वही आ जाते हैं आपके राधाकांत देव। कौन आगे, राधाकांत देव जो है उनका भी यहाँ पर योगदान हो जाता है। इसके अलावा भी देखिए कई सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। आर सी दत्त, रमेश चंद्र दत्त है, अपने व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है
वो भी इस संगठन से जुड़े हुए होते हैं। WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो भी क्या करते हैं, इस संगठन से यहाँ पर जुड़ने का कार्य कर लेते हैं। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर हो गए, राधाकांत देव हो गए, RC दत्त हो गए, व्योमेश चंद्र जो बनर्जी है वो हो गए, वो इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और इस संगठन ने मांग क्या करी है, देखिए बात समझते हैं कि जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है इसके द्वारा अंग्रेजों के समक्ष कई प्रकार की भारतीयों की जो मांगे हैं वो रखी गई थी। तो पहली बात हम यहाँ पर देख लेते हैं वो क्या मांग करते हैं। देखिए इस बात को हम समझते हैं कि उनके द्वारा जो मांग की जा रही है उसमें हम देखें तो यहाँ पर ये पहला कार्य करते हैं कि भारतीयों का क्या योगदान करते हैं, ये भारतीयों का उच्च प्रशासन में भागीदारी की बात ये यहाँ पर करते हैं। उच्च प्रशासन में क्या करते हैं, भागीदारी मांगते हैं। ठीक बात है, यानी कि जो उच्च प्रशासनिक पद है, भारतीयों की उच्च प्रशासनिक पदों के अंतर्गत ये भागीदारी का यहाँ पर सबसे पहले मांग होती है। इसके अलावा ये जो है ICS परीक्षा, कौन सी परीक्षा, ICS परीक्षा जो है उसको भी भारत में करवाने की मांग करते हैं। ICS परीक्षा कहाँ पर होनी चाहिए, ये कहते हैं कि भाई इंग्लैंड में तो हो ही रही है, तो इंग्लैंड और इंग्लैंड के साथ ही साथ ये परीक्षा कहाँ पे हो, भारत में भी आयोजित हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भारतीय जो लोग हैं वो भी ये परीक्षा दे पाएंगे, क्योंकि सभी के लिए इंग्लैंड जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो ICS परीक्षा इंग्लैंड और भारत में करवाने की ये मांग करते हैं। इसके अलावा भारतीयों को उच्च पदों पर नौकरी देने के लिए, यानी कि उच्च नौकरशाही के अंतर्गत भारतीयों को शामिल करने की ये मांग करते हैं। ये एक मिला जुला संगठन है किसका, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 कलकत्ता में जो स्थापित हुई थी और 1838 कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी जो स्थापित हुई थी, दोनों को मिलाकर के 1851 में कलकत्ता के अंदर जो है वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले संगठन की तरफ। तो हमारे सामने आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 के अंतर्गत लंदन में स्थापित किया गया। तो देखिए इसको समझ लेते हैं कि ये लंदन में स्थापित हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, तो लंदन में ये स्थापित किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित हुआ है, दादा भाई नौरोजी। ठीक बात है, तो ये तो हो गए इसके संस्थापक। कब स्थापना हुई है इसकी, 1866 के अंदर। कहाँ पे हुई है, लंदन के अंदर इसकी स्थापना हुई है। ठीक बात है। अब वहाँ पर जो है इस संगठन का स्थापना का उद्देश्य अगर हम देखें, क्या उद्देश्य रहा होगा कि उन्होंने लंदन के अंदर इस संगठन की स्थापना करी है। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिश जनता को, किसको, ब्रिटिश जनता को और साथ ही साथ ब्रिटिश संसद को भी, ब्रिटिश जनता और ब्रिटिश जो संसद है इन दोनों को क्या करना है, ब्रिटिश जनता के साथ ही साथ ब्रिटिश संसद को क्या करना है, भारतीय मामलों से अवगत करवाना। भारतीय जो मामले हैं उनकी क्या करना, भारतीय मामलों की जानकारी जो है वो प्रदान करना, भारतीय मामलों की जानकारी देना। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर भी इस संगठन की स्थापना हुई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन के अंतर्गत 1866 में, और ये भारतीय मामलों की जानकारी ब्रिटिश जनता को दे रहे हैं। इससे क्या हो सके कि ब्रिटिश जनता में भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति जो है वो उत्पन्न हो सके, और फिर ब्रिटिश जनता के दबाव के द्वारा भारतीयों की भलाई के लिए कुछ कानून जो है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित करवाए जा सके। इसके अलावा देखना यहाँ पर जो दादा भाई नौरोजी है ये प्रथम व्यक्ति है जो ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत जो है वो चुने गए हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने चुनाव जीता है और वहाँ पे इसके अंतर्गत भाग लिया है, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत। आई बात समझ के अंदर। और इसके अलावा हमने इनके बारे में बात कर भी ली है कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इन्होंने प्रसिद्ध धन निष्कासन के सिद्धांत का भी उल्लेख किया था। उसके बारे में बात हम पहले कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट अपना संगठन स्थापित हो रहा है पूना सार्वजनिक सभा, और ये 1870 के अंदर पूना के अंदर जो है वो स्थापित किया जाता है। अगर बात कर लें इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक जो है वो रहे हैं गणेश वासुदेव जोशी। कौन रहे हैं संस्थापक, गणेश वासुदेव जोशी। ठीक बात है, GV जोशी भी नाम मिलता है आपको कई जगह पे, गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, गणेश वासुदेव जोशी, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा भी पूना सार्वजनिक सभा में कई अन्य व्यक्ति भी है जिन्होंने यहाँ पर योगदान दिया है, जैसे कि MG रानाडे। कौन मिल जाते हैं हमें, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे भी इससे संबंधित रहे हैं। इसके अलावा SH साठे ये भी इससे संबंधित रहे हैं।
एक अलावा है SS चिपलूणकर, ये भी क्या है यहाँ पर संबंधित इस संस्थान से रहे हैं, SS चिपलूणकर। और SS साठे महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी, इन्होंने जो है वो बम्बई के अंतर्गत, पूना के अंतर्गत, महाराष्ट्र के अंतर्गत जो है वो संगठन स्थापित करके और कार्य करने का प्रयास यहाँ पे किया है। इसके अलावा देखिए इनके अंदर एक और बात आती है कि ये जो अपने संगठन का प्रसार करते हैं, तो जो देशभक्ति का जो प्रसार कर रहे हैं, यानी कि ये राष्ट्रवाद का जो उदय इनके द्वारा जो किया जा रहा है, देशभक्ति का प्रसार जो है वो किसके द्वारा कर रहे हैं, कीर्तन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, ये कीर्तन को जो है वो इन्होंने इस संगठन के द्वारा काफ़ी महत्व दिया गया था। तो ये एक नई बात है, इसको हमें ध्यान में रखना है। कीर्तन का उपयोग करते हुए, अर्थात ये कविताएं और गीत गाते रहते थे, किसके बारे में, देशभक्ति का प्रसार करते थे। देशभक्ति के गीत जो है वो इनकी सभा में ज़्यादातर गाए जाते थे। तो संस्थापक थे आपके गणेश वासुदेव जोशी। इसके अलावा भी इसमें कई व्यक्ति जो है वो सम्मिलित रहते हैं और ये महाराष्ट्र के अंदर जो है वो संगठन स्थापित किया जाता है, वहाँ पर लोगों को जन जागरण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है इंडियन लीग। इसकी स्थापना हुई 1875 के अंदर, और 1875 में कहाँ पे हुई है, कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना हुई है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इंडियन लीग के द्वारा क्या क्या कार्य हुए हैं और किसके द्वारा किए गए। तो देखिए यहाँ पर जो संस्थापक है उसका नाम हमें मिलता है शिशिर कुमार घोष। क्या नाम मिलता है, शिशिर कुमार घोष जो है वो हमें यहाँ पे नाम मिलता है इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति के रूप में। और शिशिर कुमार घोष के बारे में ही हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी थी, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन इन्हीं के द्वारा किया गया था, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इसके अलावा भी हमें एक नाम मिल जाता है यहाँ पर, एक और व्यक्ति है शंभू चंद्र। क्या नाम है, शंभू चंद्र जो है, इनके द्वारा भी इस संगठन में भागीदारी निभाई गई थी। तो शंभू चंद्र और शिशिर कुमार घोष, इनके द्वारा इंडियन लीग 1875 में कलकत्ता में स्थापित हुआ है। कलकत्ता के अंदर जन जागरण का कार्य इनके द्वारा किया गया। फिर आता है आपका मद्रास महाजन सभा। तो ये जो मद्रास महाजन सभा है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई है सुब्रमण्यम, किसके द्वारा, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक बात है, सुब्रमण्यम अय्यर। इसके अलावा एक और व्यक्ति यहाँ पर इनके साथ में सम्मिलित रहते हैं और वो है राघवाचारी। कौन है, राघवाचारी। ठीक है, इनके द्वारा भी इस संगठन में भागीदारी निभाई जाती है। मद्रास महाजन सभा, ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर स्थापित होने वाला प्रथम संगठन है। 1884 के अंदर मद्रास के अंदर स्थापित होता है और मद्रास के अंदर जो है वो राजनीतिक संगठन का कार्य करता है। उसके बाद में आपका आता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 के अंतर्गत स्थापित हुआ है और बम्बई के अंदर ये स्थापित हुआ है। इसने भी बम्बई के अंदर राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य किया है। और इसकी जो स्थापना की हम बात कर लें तो यहाँ पर स्थापना के रूप में 3 व्यक्तियों के हमें नाम मिलते हैं। एक नाम हमें मिल जाता है फिरोज शाह मेहता। एक नाम हमें किसका मिलता है, फिरोज शाह मेहता का नाम मिल जाता है। एक हमें नाम मिल जाता है काशीनाथ तेलंग। किसका नाम मिल जाता है, काशीनाथ तेलंग का नाम मिल जाता है। ठीक है, काशीनाथ तेलंग का नाम हमें यहाँ से प्राप्त होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काशीनाथ तेलंग। ठीक बात है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए काशीनाथ तेलंग के अलावा बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी इस संस्थान से संबंधित रहते हैं। कौन हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। तो कुल मिलाकर के हमने बात करी 3 व्यक्तियों के बारे में जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित रहे। 1885 में ये स्थापित हुआ है। फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो फिरोज शाह मेहता है, इनको कहा जाता है बम्बई का बेताज बादशाह। क्या बोलते हैं, बम्बई का बेताज बादशाह। ठीक बात है, इनके लिए याद रखना ये कहा जाता है बम्बई का बेताज बादशाह। फिरोज शाह मेहता को बोलते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इनके द्वारा इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अगला अपने पास में संगठन आ जाता है इंडियन एसोसिएशन। 1876 के अंदर जो है ये कलकत्ता के अंदर स्थापित हो रहा है। देखिए इंडियन एसोसिएशन की अगर हम संस्थापकों की बात करें तो इसके संस्थापकों में हमें नाम मिलता है सुरेंद्र कुमार बनर्जी। किसका नाम मिलता है, सुरेंद्र कुमार बनर्जी का नाम मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और काफ़ी सारी जो है इसके बारे में हमें जानकारियां आगे भी पढ़नी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और व्यक्ति आ जाते हैं आनंद मोहन बोस। कौन व्यक्ति आ जाते हैं,
आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर के क्या की है, इस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी है 1876 के अंदर कलकत्ता के अंदर। ठीक बात है। सुरेंद्र कुमार बनर्जी को कहा जाता है राष्ट्र गुरु। क्या कहते हैं हम, राष्ट्र गुरु। ठीक है। राष्ट्रपिता किसको कहा था हमने, राष्ट्रपिता हमने कहा था महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद फौज की स्थापना के समय टोक्यो रेडियो में उन्होंने कहा था। राष्ट्रगुरु भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें भारत का बेताज बादशाह भी हम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, भारत का बेताज बादशाह। ये भी किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सुरेंद्र कुमार बनर्जी को। ठीक बात है। तो ये हो गया आपके भारत के बेताज बादशाह। अब जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई है 1876 के अंदर, और इन्होंने भी, इस एसोसिएशन ने भी भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी की मांग करी है। किसकी मांग करी है, भारतीयों की प्रशासन में क्या करी है, भागीदारी की मांग करी है। भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाने के संबंध में इन्होंने भी मांग रखी। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने भी कार्य किया था, आईसीएस परीक्षा की मांग रखी है भारत में करवाने के बारे में। आईसीएस परीक्षा कहाँ पे करवाने, भारत में इसका क्या करवाना है, आयोजन करवाना है। इस बाबत इन्होंने भी यहाँ पर मांग रखी है। ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये कार्य किया गया था। और इसके साथ में जुड़ जाते हैं इनके साथ आनंद मोहन बोस। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडियन एसोसिएशन है 1876 के अंदर जो कलकत्ता में स्थापित हुई है, इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संगठन बनाने का प्रयास किया जाता है, और वो प्रयास होता है प्रथम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। देखिए, प्रथम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये आयोजित किया गया है 1883 के अंदर। कब किया गया है, 1883 में। अगर आप तारीख भी याद रखना चाहें तो ये कार्य हुआ है 29-30 दिसंबर 1883 के अंदर। ठीक बात है। 29 से 30 दिसंबर 1883 में हुआ है। प्रथम इंडियन नेशनल जो है कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है रामतनु लाहिड़ी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, रामतनु लाहिड़ी का नाम मिलता है हमें, रामतनु लाहिड़ी की अध्यक्षता के अंतर्गत ये आयोजन हुआ है। और ये जो प्रथम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, यही भारत के अंतर्गत क्या है, ये अखिल भारतीय स्तर का कोई संगठन बनाने का पहला प्रयास है। ये क्या है, अखिल भारतीय स्तर का संगठन। क्या है, अखिल भारतीय स्तर का जो संगठन निर्माण करने का ये प्रथम प्रयास है। संगठन निर्माण का क्या है, ये प्रथम प्रयास। ठीक बात है। तो संगठन निर्माण का यानी कि कैसा संगठन है ये, जो है अखिल भारतीय स्तर का संगठन निर्माण करना जो है ये प्रयास किया जाता है। पहली बार प्रथम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा रामतनु लाहिड़ी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है 1883 के अंदर। 29 से 30 दिसंबर जो है वो ये आयोजित हुआ है। इसके अंतर्गत ये जो है ये मांग किसकी करता है, ये आईसीएस परीक्षा जो है वो भारत में करवाने की तो मांग तो करता ही करता है, साथ ही साथ जो है वो आईसीएस परीक्षा की जो मिनिमम आयु है, जो मैक्सिमम आयु है, वो आयु के अंदर जो है वो क्या करवाना चाहते हैं, ये बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं। क्या करवाना चाहते हैं, आयु के अंतर्गत बढ़ोतरी करवाना चाहते हैं। उन्होंने तय कर रखा है कि 21 साल से ज़्यादा का जो है वो बन ही नहीं सकता, परीक्षा ही नहीं दे सकता। तो 21 साल से जो क्या करवाना चाहते हैं, आयु बढ़ाना चाहते हैं। प्रथम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कार्य होता है। फिर हम बात करते हैं इसके द्वारा दूसरी जो है नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया था, और ये आयोजन हुआ था आपका 25 से 27 दिसंबर का महीना और 1885 में। कब हुआ है, 25 से 27 दिसंबर 1885 में इस द्वितीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। और इसी समय भारत के अंदर, बम्बई के अंदर, कहाँ पे, बम्बई के अंदर जो है वो वहाँ पर कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वो 28 दिसंबर से यहाँ पर प्रारंभ होता है। इस वजह से जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है और इसके अलावा आनंद मोहन जो बोस है, ये इंडियन एसोसिएशन की इस बैठक में भाग ले रहे होते हैं। इसलिए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ये व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। उसके बाद द्वितीय अधिवेशन से जो है वो यहाँ पर ये शामिल होते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस का जो विलय है वो भी कांग्रेस के अंतर्गत कर दिया जाता है। और इस प्रकार से एक अखिल भारतीय जो संगठन की स्थापना है वो 1885 में कांग्रेस के रूप में होगी, जिसका अध्ययन हम अगले भाग के अंतर्गत करने वाले हैं। आज के इस भाग के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से 2 बिंदुओं को पढ़ा है। पहले बिंदु के रूप में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत के अंदर राष्ट्रवाद के उदय के कारण विद्यमान हुए और उन कारणों की वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ।
और फिर राष्ट्रवाद के उदय के पश्चात हमने देखा कि भारत के अंदर विभिन्न राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई, जिसमें सर्वप्रथम अगर हमने बात करी तो वो था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, और उसके बाद में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये 1838 और 1843 क्रमशः जो है वो स्थापित हुई है कलकत्ता के अंदर। उसके बाद में हमने देखा 1851 के अंदर कलकत्ता में ही इन दोनों संगठनों को जोड़ करके जो है वो एक इंडियन एसोसिएशन का निर्माण किया जाता है। ठीक बात है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से हम जानते हैं जिसको, और जिसमें धनिक वर्ग और जमींदार वर्ग दोनों का क्या कर दिया जाता है, विलय करके एक संगठन बनाया जाता है। इस संगठन के द्वारा सबसे पहले भारत के अंदर भारतीयों की भागीदारी प्रशासन के अंदर बढ़ाने की मांग की जाती है, और आईसीएस परीक्षा के जो है आयोजन है उसमें भी भारत के अंदर आयोजन करवाने की मांग इनके द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद में हमने बात करी थी एक दादा भाई नौरोजी हैं, उनके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो लंदन के अंदर 1866 के अंदर स्थापित किया गया था। फिर हमने कुछ और संगठनों की बात करी, जिसमें हमने पूना सार्वजनिक सभा की बात करी थी। ठीक है, उसके अलावा गणेश वासुदेव जोशी इसकी स्थापना कर लेते हैं, महादेव गोविंद रानाडे भी इसमें जुड़े हुए होते हैं। फिर हमने बात करी थी मद्रास महाजन सभा के बारे में, फिर हमने बंबई के कुछ संगठनों के बारे में बात करी, और फिर हम अंतिम रूप से बात कर रहे हैं इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता के अंदर जो स्थापित हुआ, इसके द्वारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंसों का आयोजन किया गया। 2 आयोजन होते हैं 1883 और 1885 के अंतर्गत, दिसंबर महीने में दोनों ही होते हैं। और फिर जो है ये एक नए संगठन का निर्माण हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम कांग्रेस के संगठन का स्थापना जो है वो किस प्रकार से होती है, उसने फिर आगे चल करके भारत के राजनीतिक आंदोलन में किस प्रकार से भूमिका निभाई है, उसके बारे में हम अगले भाग के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।